राधे राधे बोलो ना यार, राधे राधे। तोने के बोलेगा बकलोल हिन, तो आने से बोलो राधे राधे। कुंज बिहारी हमारी शान है, देख रहे हैं ना, हमारी शान है। और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। इतना तक तो जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो दूसरों को हंसाने के लिए हंसते हैं, भगवान उनको कभी रोने नहीं देते हैं। इसलिए दूसरे को हंसाने के लिए, नहीं हो हंसी बढ़ रहा है तो हंसो। चलो अभी शुरू हो, हंसो हंसो। अब यहाँ पर आगे देखो, कहा भी गया है कि लाफिंग इज गुड एक्सरसाइज, कहा भी गया है। अब इसको जो है देखो, अरे बिना मतलब के ना हंसना, पगली पगली कहलाएगी। यहाँ जो है देखो, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है, टेस्ट जो है सीरीज 2 है, 25 क्वेश्चन का है। इसको हम लोग डिस्कशन देखते हैं। शरीर का तापमान को नियंत्रित कौन करता है? थैलमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला। यह आपका क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस, थैलमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, मेडुला। अब यहाँ जो है देखिए, ये हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन भगवान ऊपर ही क्यों दिए हैं? ठेहुनवा में काहे न दिए हैं? भले हैं पगले लोग के ठेहुनवा में, वो अलग बात है। ठेहुनवा में काहे न दिए हैं? इसलिए कि जो सबसे ऊपरी स्तर का जो पदाधिकारी होते हैं, उनके निचले स्तर का जो कनिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, वह उनके ऑर्डर को मानते हैं। तो हमारा ब्रेन सबसे ऊपर में है। अब ब्रेन के नीचे जितने भी ऑर्गन है हमारे शरीर का, सब ब्रेन के अनुसार चलता है। हाथ उठाइए तो ऐसे, यानी कि आप बोले, हम सुने, हाथ उठाए। कोई माइंड के डिस्टर्ब व्यक्ति को आप बोलिए कि हाथ उठाओ, मार देगा कुछ फेंक के। क्यों? क्यों? उसका माइंड काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि हाथ भी व्यक्ति इधर उधर कर रहा है तो माइंड सही कर रहा है। तो पूरे शरीर और पूरे शरीर के ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स से बना है, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। और किडनी जिनी का ऐसे बना होता है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ब्रेन का लगभग वजन जो है लगभग 1.5 kg, लेकिन कहीं कहीं दे देगा 1350, 1450, 1400 ग्राम। घबराइएगा नहीं, विकल्प के अनुसार उसका आंसर होगा। लेकिन इतना जरूर जान जाइए कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मस्तिष्क का वजन 50 से 100 ग्राम कम होती है। अरे बाप रे बाप, मस्तिष्क का वजन होता है कम, माइंड कम ना होता है। माइंड तो इतना होता है कि जो घर में चल गई शादी होके, वो घर को 2 महीना से ज़्यादा टिकने न देती है। इतना माइंड होता है। समझ रहे हैं बात को ना? वजन कम होता है, माइंड कम नहीं होता है। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क या पर मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा था अग्र मस्तिष्क या पर मस्तिष्क। इसी को बोलते हैं सेरिब्रम। कहीं कहीं दे देता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, क्या है? तो सेरिब्रम है, जो पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। ये पटना रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क 3 भाग में बांटा गया है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो गया अग्र मस्तिष्क या पर मस्तिष्क या सेरिब्रम, जो 2/3 हिस्सा होता है। लेकिन सबसे छोटा भाग कौन है? तो पश्च मस्तिष्क नहीं, मध्य मस्तिष्क। यही हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाला कुछ पार्ट पुर्जा हैं। मस्तिष्क क्या है? तो एक मशीन है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। और जब मस्तिष्क एक मशीन है, इसका मतलब है कि उसमें सारे पार्ट पुर्जा है। ये सब जो यहाँ पर जो कंप्यूटर वगैरह जो मशीन लगा हुआ है, इसमें कई तरह के पार्ट पुर्जा है। बाइक है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, सब में जो है छोटे छोटे पार्ट पुर्जा है। उसी तरह से ब्रेन हमारा मशीन है, तो इसमें कई तरह के पार्ट पुर्जा है। अब अलग अलग पार्ट पुर्जे का अलग अलग काम है। हम बोल रहे हैं ना, तो मेरा माइंड कह रहा है बोलने के लिए,
आ रहा है बात को समझने के लिए? आप सुन रहे हैं ना, तो आपका माइंड कर रहा है सुनने के लिए कि ना कुंज बिहारी वाले बोल रहे हैं, आप सुनो। सो रहे हैं तो माइंड कर रहा है दिमाग खराब है तो सोते थे। हंस रहे हैं हे, तो माइंड कह रहा है हंसने के लिए। रो रहे हैं वो हमारा छोड़ के भाग गया, तो माइंड कर रहा है। कोई पीछे से धमका देलक दर्द हो लो, तो मस्तिष्क में कौन सा पार्ट पुर्जा है? तो थैलेमस। और जब छोड़ के कोई भाग जाते हैं, अंदर से जो दर्द होता है वो हाइपोथैलेमस। बुखार लगा हुआ है तो माइंड से उत्पत्ति होता है बुखार का। माइंड का पार्ट्स होता है डाइएन्सेफेलॉन, वहाँ से उत्पत्ति होता है। पानी गर्म है कि ठंडा है, यह थैलेमस जो है पहचानता है। आप हमको देख रहे हैं, आपको हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप हमको देख रहे हैं, हम आपको भी देख रहे हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मेरी बात को आप सुन रहे हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना उत्तरदायी होता है। श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है मेंडुला ओब्लोंगटा। अनैच्छिक क्रिया को मेंडुला, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो सेरिबेलम पर, जो ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है ना। कोई व्यक्ति शराब पी ले, शराब पी के आबित है, उनका पितो जी जा रहा है, कितना हूँ बेचारा सोच रहा है कंट्रोल में हो जाए, तो ये पिता जी के सामने अपन तनी मनी डगमगा ही देगा ऐसे। इसका मतलब है कि उसको इच्छा कर रहा है कि हम कंट्रोल में रहें, लेकिन कंट्रोल में वो नहीं है। इसका मतलब है कि ऐच्छिक क्रिया भंग हो जाती है शराब पीने के बाद। शराब में कौन अल्कोहल जी? एथिल अल्कोहल, इसलिए नशा होती है। वुड अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। किसको पीने से अंधापन हो जाता है? तो मेथिल अल्कोहल। आई बात समझ में? शराब पीने से कौन बीमारी होती है? तो सिरोसिस। क्या प्रभावित होती है? तो लीवर। लीवर में घाव हो जाता है, कैंसर हो जाता है। आई बात समझ में? कैंसर का अध्ययन तो ऑन्कोलॉजी। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। WC में वृद्धि हो जाती है। हड्डी कैंसर किससे होते हैं? तो स्ट्रांसियम 90 के कारण। कितना पढ़िए ना। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। शरीर का तापमान को कंट्रोल कौन करता है? ये जो थैलेमस है यह गर्म और ठंडा को पहचानता है। हमारे मस्तिष्क में एक पार्ट है थैलेमस जो गर्म और ठंडा को पहचानता है। इसको कैसे याद रखिएगा? थैलेमस याद नहीं रखे, इसको याद रखिएगा थर्मस। तो थर्मस का क्या काम होता है? पानी को गर्म और ठंडा रखना। इसको इस तरह से आप याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस का काम है भूख, प्यास, घृणा, प्रेम। यानी कि आपको भूख लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, आपको घृणा हो गया है किसी से, आपको जो प्रेम हो गया है, ये सब के लिए उत्तरदायी जो होता है, ये सब के लिए उत्तरदायी होता है हाइपोथैलेमस। बात को समझ रहे हैं? अगमैया भूख लगल, तो पेट में भूख लगल, तो भूखवा लगे तब नहीं सुना बोलो दिमागवा में खराब है तो जल्द खाना में बर्तन में चूर देबो। तो यह हाइपोथैलेमस कहता है तो दिमाग, पेटवा तो लगे भूख में, तो दिमागवा का खराब होता है जे। इसका मतलब है कि कंट्रोल कौन करता है? तो माइंड। माइंड में कौन पार्ट पुर्जा है? तो हाइपोथैलेमस। तो भूख, प्यास, घृणा, प्रेम के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो हाइपोथैलेमस उत्तरदायी होता है। ध्यान से समझिएगा। सेरिबेलम का क्या काम होता है? तो सेरिबेलम का काम होता है ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करना। यानी कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको इच्छा कर रहा है तब पढ़ रहे हैं, तो माइंड का कौन सा पार्ट्स? तो सेरिबेलम। जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो सेरिबेलम पर पड़ता है। मेंडुला का क्या काम है जी? मेंडुला का काम है अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करना। अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करना, जैसे मैं बाथरूम जाना, यह मेंडुला कंट्रोल करता है। अनैच्छिक जो क्रिया बिना इच्छा के अनुसार होता है, अनैच्छिक क्रिया। आदमी ना कंट्रोल करे मेंडुला तब तो आदमी अनैच्छिक क्रिया को मेंडुला ना कंट्रोल करे तो अपना इच्छा के अनुसार यदि बाथरूम जाना 10-10 दिन ट्रेन में बैठे रह जाएगा आदमी। अब यहाँ जो है देखिए ध्यान से, गर्म और ठंडा थैलेमस, भूख, प्यास, घृणा, प्रेम के लिए हाइपोथैलेमस, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। शराब पीने के बाद प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो सेरिबेलम पर। अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? मेंडुला। इसी में लग जाएगा मेंडुला ओब्लोंगटा। तो मेंडुला जो ओब्लोंगटा होता है यह श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है। श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है। जैसे में आप श्वसन क्रिया हम लोग ले रहे हैं तो मेंडुला ओब्लोंगटा कार्य कर रहा है श्वसन क्रिया के लिए। थोड़ा देर अब हम कहेंगे कि सांस रोकिए तो ऐसे रुक जाते हैं थोड़ा देर। मेंडुला ओब्लोंगटा कह रहा है। बच्चा में हम लोग खेलते थे तो नहीं सब खेला लूँ कि 1 घंटा तो सांस रोक रहे जमी रे रोके तो 1 घंटा आज 2-4 सेकंड 10-30 सेकंड अगमैया हमारा 1 घंटा हो गलो। तो ये कौन काम करता था? तो मेंडुला ओब्लोंगटा कार्य करता था।
अब यहाँ पर यह सवाल है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शरीर के तापमान को कंट्रोल कौन करता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, शरीर को तापमान को कंट्रोल कौन करता है। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछता है ऐसे देखिए, पूछा हुआ ऐसे देखिए, इतना आप जो है समझ रखे। अब आगे जो है देखिए, ये बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, यह क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है, कई जगह यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है से इसको आप नोट कर लेंगे। आप ये आपको दिमाग में रखना है कि हमारे शरीर में तापमान की उत्पत्ति, तापमान की उत्पत्ति और हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित कौन करता है। देखिए यहाँ लगा हुआ उत्पत्ति और यहाँ लगा हुआ नियंत्रित। आंसर चेंज हो गया, समझ ला हूँ न समझ ला हूँ, क्योंकि हम कुंज बिहारे वाले हैं। शरीर में तापमान की उत्पत्ति कौन करता है, मतलब क्या हो गया। यह डॉक्टर साहब बुखार लगल है तो डॉक्टर साहब सबसे पहले एक सिर पर हाथ रखते हैं। रीजन जानते हैं, हमारे शरीर में बुखार की उत्पत्ति, टेम्परेचर की उत्पत्ति होती है ब्रेन से। ब्रेन के किस भाग से होती है, तो डाइएन्सेफेलॉन से। डाइएन्सेफेलॉन से हमारे शरीर में टेम्परेचर की उत्पत्ति होती है, डाइएन्सेफेलॉन से। लेकिन हमारे शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। यानी कि हमारे शरीर में टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है वह हाइपोथैलेमस करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियंत्रित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर में टेम्परेचर की उत्पत्ति कौन करता है, तो डाइएन्सेफेलॉन। बुखार की उत्पत्ति होता है डाइएन्सेफेलॉन से, लेकिन शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। आई बात समझ में, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कंट्रोल, भूख प्यास घिरना प्रेम हाइपोथैलेमस। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, थैलेमस गर्म और ठंडा को पहचानता है, तो यह है आपका थैलेमस और यह है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस से एगो क्वेश्चन और जान जाइए। हमने सब क्लास वन में बैठल रहा लूँ सीट वन पर, तो पीछे से कोई कलम ऐसे पेटवा में घोंप दे, अरे कुछ बोलू रे, तो यह थैलेमस कह कही, थैलेमस संकेत दिया कि तोरा कोई घोंप दिया। अब हाइपोथैलेमस कौन सी, ये बाहरी दर्द, इसका मतलब यह हुआ कि यह बाहरी दर्द के अनुभव को कराता है, कौन, थैलेमस। अब आंतरिक जो दर्द होता है, कोई छोड़ के भाग गलक, नहीं मिलते ऐसा पर, तो हाइपोथैलेमस आंतरिक दर्द के अनुभव को कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। अब बाहरी दर्द, कहीं चोट लग गया, पिन उन जो है गर गया, कांटा गर गया, ठेस लग गया, ये सब बाहरी दर्द हुआ। हाइपोथैलेमस में आंतरिक दर्द क्या हो गया, आंतरिक दर्द तो बस एक ही चीज आप लोग का आंतरिक, और तो कुछ बुझाता नहीं आंतरिक दर्द। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या है, तो ये जो है बात जानिए कि इंसुलिन हार्मोन भी होता है और इंसुलिन प्रोटीन भी होता है, इसको दिमाग में रखिए। ये दोनों क्वेश्चन दो जगह पूछा हुआ है। इसमें विकल्प में प्रोटीन दिया हुआ है तो प्रोटीन हो जाएगा, यदि विकल्प में हार्मोन रहता है तो हार्मोन भी हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है कि इंसुलिन क्या है, तो हार्मोन या प्रोटीन होता है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज कब किया गया, तो 1921 ईस्वी में। किसने खोज किया इंसुलिन का, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की जो है खोज किया था। इंसुलिन की उत्पत्ति किस ग्रंथि से होती है, तो अग्नाशय से। अग्नाशय की किस कोशिका से होती है, तो बीटा कोशिका से। इंसुलिन की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो शर्करा की मात्रा बढ़ता है, चीनी की मात्रा बढ़ता है, उल्टा होता है। इंसुलिन की कमी होने पर चीनी की मात्रा बढ़ेगा तो डायबिटीज या मधुमेह बीमारी उसी को बोलते हैं। और जब इंसुलिन की अधिकता हो जाएगा तो शर्करा की मात्रा कमेगा, चीनी की मात्रा कमेगा, डेट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। आँख के आगे अंधेरा आ जाएगा, काहे, आपका शरीर में शुगर की मात्रा कम गया है, पूरा बोरिया का बोरिया जो है शुगर खाओ, ये आपका बात हो गया। ये आपका है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। वसा का भी निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से होता है, प्रोटीन का निर्माण। इतना तो आप जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। वसा से सबसे ज्यादा 9.3, प्रोटीन से 9.2, देखिए 9.2, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से सबसे तत्काल में ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। सबसे कम ऊर्जा लेकिन सबसे तत्काल में मिलता है।
और कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक वसा से मिलता है। प्रोटीन की खोज किसने किया था? बर्जेलियस। मकड़ी के जाल में, नाखून में, भैंस के सींग में, बाल में, ऊन में क्या पाई जाती है? तो प्रोटीन पाई जाती है, दिमाग में रखिएगा। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, एमडीपी, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, दिमाग में रखिएगा। ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। सबसे मीठा कौन है? तो फ्रक्टोज, यह कार्बोहाइड्रेट है। शहद में क्या पाए जाते हैं? फ्रक्टोज। चीनी मीठा लगता है, कार्बोहाइड्रेट है। चीनी में क्या पाए जाते हैं? सुक्रोज। गन्ना का रासायनिक नाम क्या है? तो सुक्रोज। वसा 20 डिग्री सी पर वसा तेल में अंतर क्या है? वसा तेल में अंतर है कि 20 डिग्री सी पर जो ठोस अवस्था में रहता है उसको वसा कहते हैं, और 20 डिग्री सी पर जो द्रव अवस्था में रहता है उसको जो है तेल कहते हैं, तेल कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। सबसे अधिक वसा घी में 99%। और घी का गंध किसके कारण होता है? तो डाइस्टिल के कारण। वसा का प्रमुख कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करना वसा का जो है प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। यानी कि अग्नाशय से जो एंजाइम का उत्सर्जन होता है उसको उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो सिक्रेटिन करता है, सिक्रेटिन। रेनिन क्या है? तो यह दूध में पाए जाने वाला एंजाइम है। आपका क्वेश्चन देता है कि दूध में पाए जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? तो दूध में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। लेकिन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन का क्या नाम है? प्रोटीन का क्या नाम है? तो प्रोटीन का नाम है केसिन। दूध में कौन विटामिन नहीं पाए जाते? तो से। गाय का दूध पीला, कैरोटीन। भैंस का दूध उजला, केसिन के कारण होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन में टा है तो प्रोटीन, या प्रोटीन को पाचन करता है। जैसे में आप रोटी खाए, सोयाबीन खाए, दूध सब खाए, प्रोटीन गया तो उसको पाचन किया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? तब पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पेप्सिन का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदल देता है? तो पेप्सिन बदल देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्रेटिन इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चा फल कह रहा है तो एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन होता है, जिसकी खोज 1962 ईस्वी में बर्ग ने किया था। पेड़ पौधे में जो फल पकता है यह एथिलीन के कारण, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है, नेचुरल जो फल पकता है वह पकता है जो एथिलीन के कारण। यहाँ कह रहा है कच्चा फल। कच्चा फल मतलब कच्चा आम तोड़ के लेके आ गए, ओकरा में कार्बेट मिला दिए, उसमें कार्बेट रख दिए, साइंस में उसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, CaC2। और जब वह जल से जलवाष्प से जब रिएक्शन करेगा तो वह एसिटिलीन गैस का निर्माण होगा, C2H2। इसका सूत्र होता है एसिटिलीन का C2H2, और एथिलीन का होता है C2H4 होता है। तो कच्चा जो फल पकाया जाता है वह एसिटिलीन के कारण पकाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग और किस में किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन का सिर्फ नहीं प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन के साथ साथ दिमाग में यहाँ देखिए मिस्टेक हो जाएगा, एसिटिलीन के साथ साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। एसिटिलीन ए से एसिटिलीन तक ए से 1 अनुपात होता है, ऑक्सीजन के अनुपात होता है तो 3 अनुपात होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है से देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानिए। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्यों? -78 डिग्री पर बर्फ जम जाता है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, रोटी फूलने में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। पेप्सी कोको कोला कैसे बोतल को मरिएगा फुचुका निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। चूना में जब जल को डालते हैं तो दूधिया रंग का हो जाता है, घर को पोतने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड। जल खोलने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। आई बात समझ में? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? इसको कहते हैं लव हार्मोन। ये तोहने के लिए काम देगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? ये आप लोगों के लिए लव हार्मोन इसको कहते हैं, यानी कि किसी से प्रेम होता है कौन हार्मोन के कारण? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट नंबर जो है जानिएगा, यदि कोई जानवर को सुने होंगे ना कि सुई से दूध देता है, सुई देने पर दूध देती है गाय या भैंस, तो यह ऑक्सीटोसिन का सुई पड़ता है, ऑक्सीटोसिन का सुई पड़ता है। यह 2 क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का सुई जो है पड़ता है। बच्चा को
माँ से ज़्यादा प्रेम होता है। माँ में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं। आज जब जानवर को सुई दिया जाता है तो दूध देती है, तो वह सुई क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन जो है सुई होता है। जैसे में ये सुने होंगे कि सब्जी में भी सुई दिया जाता है, सुन रहा हूँ है, तो यही ऑक्सीटोसिन सुई जो होता है सब्जी में भी होता है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, कौन सा हार्मोन जो है पादप हार्मोन है। इंसुलिन के बारे में हम बता चुके हैं पहले। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से निकलती है, पहले बता चुके थे। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक ऐसा जो है हार्मोन है जो अंडा का उत्सर्जन करता है। अब प्रोजेस्टेरोन, यहाँ ध्यान से समझिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन मतलब अंडा का निर्माण करता है, प्रोजेस्टेरोन मतलब दूध का निर्माण करता है, दूध का निर्माण करता है। यानी कि दूध का जो शरीर में जो उत्सर्जन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। अंडा जो बनता है अ से अंडा, त से एस्ट्रोजन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से निकलती है। घेंघा बीमारी होते हैं, गोइटर बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है, तो भूरा शैवाल से, लाल शैवाल नहीं, भूरा शैवाल। लाल शैवाल से क्या होता है, अगार अगार नामक पदार्थ। अब भूरा शैवाल में उसका क्या नाम है, तो लेमिनेरिया। आयोडीन में क्या पाए जाते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड। और जो साधारण नमक होता है उसमें क्या पाए, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसके कारण पिघल जाता है। और जो नमक होता है साधारण नमक, वह प्रबल क्षार का बना होता है, धनात्मक और ऋणात्मक से बना होता है। ऋणात्मक से क्वेश्चन दिमाग में आ गया जी, बताइए सेट 1 में बताया था। ब्लड क्या होता है, धनावेश की ऋणावेश, ऋणावेश, क्योंकि उसमें हिपेरिन पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो धनावेश, क्यों, क्योंकि उसमें लोहा पाई जाती है जो धनावेश होती है। समझ गए। इसलिए तीनों जो है मानव शरीर में होता है। यह साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। यह पेड़ पौधे में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। पेड़ पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन है। ऑक्सीजन जो हार्मोन है जो खरपतवार को नष्ट करता है। एगो एथिलीन जो है आप जान ही गए। एगो जिबरेलिन से जो बीजों को अंकुरित कर देता है। और एक फ्लोरिजेंस जो फूल को खिला देता है। अब फूल बनने में मदद कौन करता है, तो जिबरेलिन्स। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट नंबर देखिए, हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे होती है, इसको आप दिमाग में रखिए। तो रेबीज जानते हैं, रेबीज, रेबीज, रेबीज जो बीमारी होती है उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी रेबीज को ही बोलते हैं। और रेबीज का टीका का खोज किसने किया, तो लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका जो है, रेबीज का टीका का खोज किया था। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था। और दूध का पाश्चुरीकरण क्रिया लुई पास्चर ने। 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो दूध खराब नहीं होगा। 71.7 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो खराब नहीं होगा। अब प्रश्न है कि यह जो है रेबीज जो होता है यह पागल डॉग के काटने से होता है। पागल डॉग के काटने से होता है, भेड़िया से होता है, लोमड़ी से होता है, चमगादड़ से होता है। ये बीमारी होता है। इस बीमारी में आखिर होता है क्या, तो जल से डर लगता है। समझे, यह जल से डर लगता है। किसमें, तो रेबीज नामक बीमारी में। रैबिडो एक वायरस होता है, रैबिडो, रैबिडो। यह रैबिडो वायरस के कारण जो है, यह जो है विषाणु के कारण जो है यह हाइड्रोफोबिया या रेबीज नामक बीमारी होती है। जीवाणु के बारे में बता चुके थे। प्रोटोजोआ, कवक। कवक क्या है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। विषाणु से होने वाला रोग टीटा हेडिनिका को, वायरस से होने वाला रोग एडू पोइचे छोके खटरे हिम हरे। आ रहा है बात के समझ में। तो यह विषाणु से होने वाला रोग जो है रेबीज हो गया। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो देखिए डीपीटी, डी से हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। अब पी से हो गया पर्टुसिस, पर्टुसिस, पर्टुसिस। और टी से हो गया टिटनेस, टिटनेस। टिटनेस टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसको लॉक जा या धनुष टंकार रोग कहा जाता है। पर्टुसिस को बोलता है काली खांसी, काली खांसी। तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये 3 बीमारी में दिया जाता है। किसमें नहीं दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो, पोलियो। पोलियो का टीका का खोज किसने किया, तो साल्क और साबिन
दो वैज्ञानिक ने किया था। पहले साल्क ने, बाद में साबिन ने किया था। टिटनेस को लॉकजाई या धनुष टंकार रोग बोला जाता है। डिप्थीरिया जो है गला से प्रभावित होती है, जो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। डिप्थीरिया जो है डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होती है। डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, थैलीसीमिया क्या है? तो थैलीसीमिया होता है, यह एक जेनेटिक्स डिजीज है। थैलीसीमिया में क्या होता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा। यह थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे क्या प्रभावित होता है? तो जिससे रक्त प्रभावित होता है, जिससे जो है रक्त प्रभावित होता है। दिमाग में रखिए, रक्त प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा कुंज बिहारी हमारे शान है, कुंज बिहारी की जान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त इसका आंसर हो जाएगा। अब किडनी के बारे में आप पिछल का वीडियो देख लेंगे। किडनी के बारे में बहुत विस्तृत जो है इसको ढंग से अध्ययन कराए हैं। गुर्दा को ही किडनी बोलते हैं, इसको हिंदी में ब्रेक बोलते हैं। आगे आपको क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। थैलीसीमिया से क्या प्रभावित होती है? रक्त। फेफड़ा किससे प्रभावित होते हैं? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस से कोई बीमारी होती है जो धूल कण के कारण होती है। एस्बेस्टोसिस नामक एलिमेंट्स के कारण होती है, फेफड़ा बीमारी होती है। हृदय पोटेशियम और सोडियम के कारण बीमारी होती है। हमारे शरीर में पोटेशियम क्या करता है कि धड़कन को कंट्रोल करता है। सोडियम क्या करता है? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किडनी के बारे में आगे आपको मिल जाएगा। यहाँ जो है देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, ब्राइटस रोग क्या होता है? तो ब्राइटस रोग में क्या होता है? देखिए, ब्राइटस रोग किसको बोलते हैं? ब्राइटस रोग होता है कि यह रोग का खोज रिचर्ड ब्राइट ने किया था। इसी के नाम पर ब्राइटस रोग रखा गया। ब्राइटस रोग, ये ब्राइटस रोग को यूरेमिया भी बोलते हैं। यूरेमिया, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्राइटस रोग का नाम कैसे पड़ा? रिचर्ड ब्राइट के नाम पर, डॉक्टर थे, इन्होंने खोज किया था। इसका अन्य नाम है यूरेमिया। इसमें क्या हो जाता है? किडनी का क्या काम है? किडनी का काम होता है हमारे ब्लड में से यूरिया को छानना। जैसे में चाय छाननी होता है ना, चाय बनाते हैं, चाय छाननी से छानते हैं, तो चाय छानने जैसा काम करता है किडनी। यानी कि किडनी जो है ब्लड में जो यूरिया रहता है ना, उसको छान लेता है। तो जब यह बीमारी हो जाता है ना, तो किडनी छान ही नहीं पाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो यह किससे प्रभावित हुआ? किडनी से। किडनी अंग्रेजी वर्ड है, उसको हिंदी में ब्रेक बोलते हैं या गुर्दा बोलते हैं। तिल्ली किसको बोलते हैं? तो ब्लड बैंक। आपका क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो ब्लड बैंक कहा जाता है तिल्ली को। अब तिल्ली विकल्प में न रहेगा तो आंसर क्या होगा? स्प्लीन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये भी न रहेगा तो क्या आंसर होगा? प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा। हृदय आप जानबे करते हैं 300 से 350 ग्राम लगभग वजन होता है। हृदय के बाएं साइड में शुद्ध रक्त, दाएं साइड में अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त बोलता है ऑक्सीजन युक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को बोलते हैं अशुद्ध रक्त बोला जाता है। 1 मिनट में हृदय का धड़कन 70 से 72 बार, 1 मिनट में पल्स रेट 70 से 72 बार। एक बार जब धड़कन धड़कता है तो 70 मिलीलीटर रक्त पंप करती है। और जब एक बार धड़कन धड़कते है तो 0.8 सेकेंड, 8 सेकेंड का समय लगता है। 0.8 सेकेंड का समय लगता है। हृदय का धड़कन मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप, हृदय का गति का संबंध होता है ईसीजी से, और ईईजी से संबंध होता है मस्तिष्क से। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पोटेशियम धड़कन को कंट्रोल करता है और सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसको दिमाग में आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, लीवर। ये आप जानबे करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय। लीवर का वजन 1.5 kg होता है, 1.5 से 2 kg होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत, इसी को कहते हैं जिगर। लीवर बोलिए, यकृत बोलिए, जिगर बोलिए, सब जो है इट इज सेम, सब जो है सेम है। और जब कोई व्यक्ति पॉइजन खाता है उसका जमाव कहाँ होता है? तो लीवर में। शरीर का सबसे भारी अंग कौन है? लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो लीवर। लेकिन आंतरिक में, बाहरी में सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ जो है देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें होता है? तो पाचन और अवशोषण, यहाँ पर ध्यान से समझिए। पाचन प्लस अवशोषण, ये दोनों जो है छोटे आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसको दिमाग में रखिएगा। उसका नाम क्या है? तो विली। विली को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो उदर्द कहा जाता है, उदर्द कहा जाता है। अग्नाशय के बारे में आप क्या जानते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रियाज।
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रियाज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या होता है? मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय। अग्नाशय का वजन 100 ग्राम होता है। अग्नाशय का निर्माण 3 कोश का, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा कोश का से इंसुलिन की उत्पत्ति होती है। आई बात समझ में? और अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है। आपका क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों का काम करता है? तो अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों का कार्य करता है। बड़ी आंत जो है आप जानवे करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है भोजन का मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण दोनों करता है। और किस भाग से? तो बिल्ली या उदर से। बहुत है, बकते रह जाएंगे, बकते रह जाएंगे, बकते रह जाएंगे, समझ रहे हैं ना? लेकिन आप इसको सब्जेक्टिव जो है आप पढ़ लीजिएगा, समय आने पर पढ़ लीजिएगा, नहीं तैयारी कराएंगे। ये आपका टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है, एगो में चाहेंगे तो बकते रह जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए, ए आपका है परमाणु बम, ए आपका है परमाणु बम, ए आपका है हाइड्रोजन बम, ए आपका है सूर्य। सूर्य तब परमाणु बम जो है बताइए, जानते हैं आप? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, सही बात है। हाइड्रोजन बम आप जानते हैं? तो नाभिकीय संलयन। आज सूर्य से प्रकाश का ऊर्जा जानते हैं? तो संलयन, जानते हैं? जानते हैं तो संलयन। अब यहाँ ध्यान से समझिए, नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार का। अब यहाँ पर आप भीड़ से अलग हो जाइएगा, नियंत्रित और अनियंत्रित, नियंत्रित और अनियंत्रित। अभी बात मत करो, अभी फोन आ रहा है उसको काटो, अभी नोट बनाओ, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। नोट बनाओ, कंप्लीट करो, उसको मैसेज करो, जल्दी मैसेज करो। रुकते हैं 1 सेकंड, कि बाद में बात करेंगे, 1 घंटा के बाद में बात करेंगे। तू हमारा काम न दे देगी, अभी बाद में। हो गया मैसेज? चलो देखो, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। लेकिन नाभिकीय विखंडन में यदि नाभिकीय विखंडन खाली नहीं दे, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित, तो इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित। दिमाग में रखो, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। यदि देगा नियंत्रित संलयन के अनियंत्रित, तो अनियंत्रित, 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 दिमाग में रखिएगा। और सूर्य का प्रकाश का जो संलयन है, नियंत्रित या अनियंत्रित, तो अनियंत्रित। एक बात हमको आप बताइए, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, परमाणु रिएक्टर होता है, वह किस प्रकार से करती है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। हम क्वेश्चन क्या आपसे पूछे? परमाणु रिएक्टर। तो परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर ये दोनों नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है। लेकिन अंतर जानते हैं क्या है? अंतर जानते हैं क्या है? आगे मैसेजबा किया नहीं? मैसेजबा किया है ना? अब यहाँ पर देखो अंतर क्या है। परमाणु बम किस पर? नाभिकीय विखंडन। अब परमाणु रिएक्टर किस पर? तो नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, लेकिन कौन नाभिकीय विखंडन? तो अनियंत्रित। लेकिन जब परमाणु रिएक्टर आ जाएगा, लेकिन जब परमाणु रिएक्टर की बात आ जाएगी, तो परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन, लेकिन ये हो जाएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु रिएक्टर, लेकिन अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। ऑक्सीकरण आप जानबे करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जो है अपकरण होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, ट्रांजिस्टर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहीं कहीं कोई देखे होंगे, है ना, तुझको ना देखो तो जी घबराता है। हम कृष्ण भगवान के बोल रहे हैं, उल्टा मत समझ जाइए ना पगली, है ना। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किस प्रयुक्त है? तो कहीं देखे होंगे सिलिकॉन और कहीं देखे होंगे जर्मेनियम। ये दोनों के दोनों आंसर सही है। जैसा विकल्प में मिले जैसा, ये हमने जानबूझकर इसको दिया है। सिलिकॉन तो सिलिकॉन, जर्मेनियम तो जर्मेनियम, इसमें दोनों आंसर होगा। इसलिए दोनों इसको हमने जानबूझकर दिया ही है कि मिस्टेक आपको नहीं हो। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं? क्या जानते हैं ग्रेफाइट के बारे में? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है ग्रेफाइट, जानते हैं। काला शीशा किसको कहते हैं? तो ग्रेफाइट को। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। काला शीशा में शीशा का परसेंटेज 0, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत 0, 0 वाला 2 को याद रखना। काला शीशा में शीशा का प्रतिशत 0, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत 0। चलो
अब यहाँ पर देखो रेडियम, ये रेडियम है, जैसे मैं लाइट वाला जो घड़ी पहने हैं ना, वो रेडियम का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। रेडियम का केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, बहुत ढंग से इसको बताएं। ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त होता है, यहाँ पर देखिए क्या प्रयुक्त होता है इसे। ये आपका डीसी है और यह आपका एसी है। तो डीसी मतलब डायरेक्ट, मतलब डिश धारा, इसको थोड़ा सा ढंग से आप समझिए। डिश धारा, अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसको आप दिमाग में रखिएगा। मान लिया कि यहाँ पर लाइट है, दिमाग में लाइएगा। तो लाइन कभी कभी आता है हम लोगों को घर में, तो लाइनमा क्या होता है कि कभी कभी जो है फदफदाने लगता है, लाइनमा छोड़ देता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लगता है कि लाइनमा छोड़ रहा है। लाइनमा छोड़ नहीं रहा है, वो धारा का परिवर्तन हो रहा है। तो प्रत्यावर्ती यानी कि परिवर्तन, यानी कि धारा का जो परिमाण जो होता है, धारा का जो परिमाण होता है वह परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। इसमें बदलता नहीं है, इसमें नियत रहता है। जैसे में आपका टॉर्च हो गया, टॉर्च जो बैटरी से जो जलाते हैं, जो बैटरी आपका हो गया बैटरी, तो बैटरी पर कोई चीज़ आप जलाते हैं तो उसमें छूट के नहीं करंट आएगा तो लगातार होगा, ना तो खत्म होगा तो साफे खत्म हो जाएगा। तो बैटरी में जो प्रयोग हम लोग करते हैं, बैटरी चार्ज में जो प्रयोग करते हैं, बैटरी चार्ज में जो प्रयोग करते हैं वह डिश धारा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नियत रहता है, इसमें परिवर्तन बिजली नहीं होती है, धारा, इसको विद्युत धारा परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, परिवर्तन होता ही नहीं है इसमें। इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं, तो इसका परिमाण जो है बदल जाता है, प्रत्यावर्ती धारा में बदल जाता है ना। लगेगा कि करंट जो है छूट के आ रहा, फदफदाएगा, तो वो हो गया प्रत्यावर्ती धारा। और डिश धारा होगा नियत। तो ये घर में ना हम लोग को फदफदाता है जी, तो घरेलू में और ट्रांसफार्मर में ये लाइनमा आया कहाँ से, ट्रांसफार्मर से आया। कहाँ आया, घरवा में। तो घरवा में ट्रांसफार्मर दोनों प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा। और डिश धारा जो होता है वो बैटरी के लिए प्रयुक्त होता है, बैटरी के लिए। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जो एसी है उसको कम अधिक करना, उपचयन और अपचयन दोनों करना। यानी कि इसमें कहाँ पर है, एसी का वोल्टेज का उपचयन और अपचयन दोनों करना। इसका आंसर हो जाएगा ए, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमको एक बात बताइए, अब हमको एक बात आप जो है बताइए, क्या बताइएगा से सुनिए। यह एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, एसी को डीसी में या डीसी को एसी में कौन चेंज करता है। तो एसी को डीसी में रेक्टिफायर और डीसी को एसी में इन्वर्टर। एसी को डीसी में रेक्टिफायर और डीसी को एसी में इन्वर्टर। रेक्टिफायर नहीं कहीं देगा तो कहीं दे देता है डिश धारी। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एसी को डीसी में चेंज करता है। तो रेक्टिफायर नहीं रहेगा तो डिश धारी, और डीसी को एसी में इन्वर्टर जो है चेंज करता है। इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ जो है देखिए, डिश धारा प्रत्यावर्ती धारा जान गए। डिश धारा डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, वो डायरेक्ट आ रहा है, बीच में कहीं उसको कोई रोक नहीं रहा है। प्रत्यावर्ती का मतलब होगा परिवर्तन, बीच में उसको कोई परिवर्तित कर दिया। इसको दिमाग में रख। जैसे में घर में लाइनमा से आता है तो फदफदाता है, परिवर्तन कोई कर देता है। तो प्रत्यावर्ती धारा घरेलू, ट्रांसफार्मर में, बैटरी में डायरेक्ट चल रहा है तो चल रहा है। जनरेटर हम लोग शुरू करते हैं, कह रहे लाइनमा जो है न सही से दे रहा है जे, लाइनमा जो है गड़बड़ा जा रहा है, पीछे में जनरेटर चालू कर। तो जनरेटर चालू होता है ना तो लाइन कहीं नहीं गड़बड़ाता है, वो डीसी है, डीसी। तो बैटरी और जनरेटर डीसी हो गया, और घरेलू और ट्रांसफार्मर में एसी हो गया। एसी को डीसी में रेक्टिफायर और डीसी को एसी में इन्वर्टर करता है। अब यहाँ देखिए फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है। तो यहाँ देखिए फ्यूज जो है टीन और शीशा का बना होता है, फ्यूज जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूज
फ्यूज का उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है फ्यूज का, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। तो फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक बात बताइए जे, फ्यूज होता है टीन और शीशा का, फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसका उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। एक बात बताइए जे, आपको मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, इसको आप समझिए। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक के बारे में आप समझिए। नाइक्रोम जानते हैं, नाइक्रोम, इसका होता है उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। टंगस्टन जानते हैं जी, टंगस्टन, जिसका संकेत W होता है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यह होता है उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। ये होता है फ्यूज, ये होता है फ्यूज, दिमाग में रखिएगा। फ्यूज होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। और नाइक्रोम, नाइक्रोम किसका बना होता है? नाइ से निकेल, नाइ से निकेल, क्रोम से क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम के मिश्रण को क्या बोलते हैं? नाइक्रोम। नाइक्रोम से क्या क्या बना होता है? तो हीटर का तार बना होता है और आयरन का तार बना होता है। दोनों जो बना होता है से नाइक्रोम से बना होता है। और इसका क्या होता है? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। यानी कि फ्यूज का होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ये दोनों का होगा दोनों का होगा दोनों उच्च, ये दोनों का होगा दोनों उच्च। टंगस्टन का संकेत W और टंगस्टन और नाइक्रोम, ये दोनों का उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। हीटर का तार और आयरन किसका बना होता है? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम किसका बना होता है? तो निकेल और क्रोमियम का जो है बना होता है, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। बल्ब में कौन गैस था? आर्गन ही नहीं, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों होता है, अक्रिय गैस। अब एक बात बताइए, बल्ब जो पहले बनता था ना, निर्वात बनता था, अब गैस काहे भरल जाता है? उसमें जो उष्मा का जो संचरण होता था ना, वह संवहन क्रिया के द्वारा उष्मा का संचरण नहीं हो पाता था। संवहन विधि के माध्यम से जो निर्वात बल्ब होता था उसमें उष्मा का संचरण नहीं होता था। तो दिक्कत क्या होता था? जो फिलामेंट बना होता था ना, फिलामेंट जो रहता था वह वाष्प बनकर वाष्पीकृत होकर खत्म हो जाता था। इसीलिए अब आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है। पहले जो बल्ब बनता था वह निर्वात रहता था, कुछ उसमें नहीं, कोई गैस नहीं रहता था, तो उसमें उष्मा का संचरण नहीं हो पाता था। तो जो फिलामेंट जो होता था वह फिलामेंट जो है वाष्प बनकर कपूर जैसा खत्म। तब क्या होगा? फिलामेंट न रहेगा तो जलेगा कुछ, आए रे बाल आए। तो अब जो है क्या कर दिया है कि आर्गन भरी जाती है, अक्रिय गैस। आर्गन ही सिर्फ नहीं, क्या? नाइट्रोजन। चलो अब अपना अपना सोना बाबू को अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो बताए थे थोड़ा देर पहले, बताए कि नाभिकीय रिएक्टर इसी को बोलिए, परमाणु रिएक्टर इसी को बोलिए। इसकी खोज जो है नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर की खोज 1942 में एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी कौन था? तो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, ये तीन बात याद रख लीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है और ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, दिमाग में रखिएगा। और इसको परमाणु पाइल बोलते हैं। प्रश्न देता है कि परमाणु पाइल किसको कहते हैं? तो ग्रेफाइट को। और स्विमिंग पूल किसको कहते हैं? तो भारी जल को। स्विमिंग पूल किसको कहा जाता है? तो भारी जल को। भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दो क्षार का, जैसा विकल्प जैसा आंसर, कैडमियम या बोरॉन का क्षार का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक क्षार के रूप में। ये दोनों में से कोई एगो रहेगा तो आंसर हो जाएगा। कैडमियम के कारण कौन बीमारी होती है जी? इटाई। पारा के कारण मिनीमाता, तांबा के कारण बिल्सन। तो तरीके ईंधन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। मंदक के रूप में भारी जल, नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरॉन, ईंधन के रूप में यूरेनियम 235। सबसे समृद्ध कौन है?
तो यूरेनियम 235 क्यों, तो 0.7% जो है यह पाई जाती है यूरेनियम 235। अब यहाँ सवाल है कि मंदक के रूप में जब भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो क्यों, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए, तेज करने के लिए नहीं, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर देखिए, एल्केन का समान सूत्र है, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बना, हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत होता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम किससे बना होता है, तब सादी चट्टान से बना होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यह जो एल्केन कह रहा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो यह हो गया संतृप्त सैचुरेटेड, यह जो दोनों हो गया से असंतृप्त हो गया, असंतृप्त। एक फार्मूला क्या बताए थे, CnH2n, 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 ये तीन को है तो तीन को लिख दिए एक ही तरह का CnH2n। एल्केन है तो +2, एल्कीन है तो इसको छोड़ दो, एल्काइन है तो -2। अब देखो कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्केन, तो एल्केन में +2, +2 वाला कौन है, तो C, इसका आंसर हो जाएगा C। अब नेक्स्ट नंबर देखो, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, तारा जो है टेम्परेचर के अनुसार तारा का रंग जो है चेंज होते जाता है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, यूरिया का रासायनिक नाम है, तो यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड, जो है यूरिया का रासायनिक नाम है। प्रथम कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ पर ध्यान से इसको नोट करना कि पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था, जिसको प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया। क्वेश्चन आपको देता है कि कौन ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसको प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया है, तो यूरिया का खोज किसने किया, तो बोल्हर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया का खोज किया, बोल्हर ने यूरिया का खोज किया, बोल्हर ने। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाई जाते हैं, तो 46.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट के रूप में। अब हम लोग जो ग्लूकोज पीते हैं किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में। इसको आप दिमाग में रखिएगा। यह आपका हो गया यूरिया। आलू के लिए सबसे अच्छा उर्वरक किसको बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट को, उसमें 25% अमोनिया पाया जाता है। नॉर्वेजियन साल्टपेटर किसको कहते हैं, तो कैल्शियम, नॉर्वेजियन साल्टपेटर कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम साइनामाइड को क्या कहते हैं, तो नाइट्रोलीम। अब जब कोई फसल के बोने से पहले जो हम उसको छिड़काव करते हैं वह कैल्शियम साइनामाइड होता है, जिसको नाइट्रोलीम के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिएगा कि चूना पत्थर का मुख्य घटक है, तो चूना पत्थर का मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न देता है कि संगमरमर का, नोट कर लेना कि संगमरमर का रासायनिक नाम है, तो संगमरमर का CaCO3 से बता रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, इससे क्वेश्चन बता रहे हैं। कैल्शियम का संगमरमर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का रासायनिक नाम है, मोती का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कृत्रिम दांत जो बनता है, हम लोग को दादा दादी नाना नानी लगाए हुए हैं कृत्रिम दांत, वह कृत्रिम दांत होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का जो ऊपरी कवच बना होता है, अंडे का जो ऊपरी कवच बना होता है वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडा का ऊपरी कवच। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, मोती का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कृत्रिम दांत का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट, अंडा का ऊपरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, बहुत प्यार करते हैं। यहाँ देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका प्रकाश वर्ष इकाई है, तो लाइट ईयर, यानी कि दूरी का इकाई है। एक वर्ष में जो प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी होता है उसी को बोलते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। लेकिन दूरी की जो बड़ी इकाई है, प्रश्न देता है कि दूरी की जो बड़ी इकाई है उसको बोलते हैं पारसेक। 1 लाइट ईयर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर, इसको आप नोट कर लेंगे, 9.460 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। आज यदि मीटर में रहेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक। प्रकाश वर्ष तो है ही है दूरी की इकाई, लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई, तो पारसेक। दिमाग में रखिए, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। ये मीटर में हो गया, ये प्रकाश वर्ष में हो गया, ये मीटर में हो गया, किलोमीटर में हो गया, मीटर में हो गया। कितना क्वेश्चन पूछेगा, पूछते रहिए। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है
तो यहाँ पर समझते जाइए, ये जो आपका नैनोमीटर है, नैनोमीटर, ये आपका है एंगस्ट्रॉम, ध्यान से समझिएगा, एंगस्ट्रॉम, और ये है आपका माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका फर्मीमीटर, फर्मीमीटर, यह है आपका पिकोमीटर, पिकोमीटर। अब यहाँ ध्यान से जो समझिए, नैनोमीटर के बारे में पूछ रहा है तो 10 के पावर -9 मीटर, नैनोमीटर के बारे में पूछ रहा है, नैनोमीटर तो 10 के पावर 9 मीटर। अब आपको ध्यान देना है कि यह मीटर में है दिया हुआ कि सेंटीमीटर में है। हम लोग फदफदा के मार देंगे ये वाला 10 के पावर 9 सेंटीमीटर। अरे यार ना मन लग रहा था, एक बार बात करो, जाओ बात करो, रुकते हैं थोड़ा देर, रुकेंगे हैं? ये 9 हो गया तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में इसको रख लीजिएगा। दूरी, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, और दूरी की सबसे छोटी इकाई कौन हो गया? फर्मीमीटर, 10 के पावर -15 मीटर। इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन जो है किसको हम लोग बोलते हैं? एक माइक्रोन जो होता है से किसको बोला जाता है? तो एक माइक्रोन जो होता है 10 के पावर -6 मीटर, एक माइक्रोन बराबर जो होता है वह 10 के पावर -6 मीटर होता है, एक माइक्रोन बराबर। ये मीटर में कह रहा है, यहाँ दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 सेंटीमीटर होता है, दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो देखिए, और यही क्वेश्चन दे देगा कि एक माइक्रोन मीटर बराबर कितना, एक माइक्रोन बराबर कितना? तो 10 के पावर -6 मीटर, और सेंटीमीटर में हो जाएगा ये, और दे देगा कि मिलीमीटर में, मिलीमीटर में दे देगा। मीटर में हो गया ये, सेंटीमीटर में हो गया ये मिलीमीटर में दे देगा, तो 1/1000 मिलीमीटर। 3 गो आंसर हुआ। एक हम लोग रटले रहते हैं, एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर, और यहाँ पर एग्जाम में दे दिया सेंटीमीटर में, तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में क्या हो जाएगा? 1/1000 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखिए सबसे पहले सदिश, सदिश, यहाँ पर लिखिए आप सबसे पहले अदिश। तो सदिश और अदिश किसको कहते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए परिमाण, यहाँ पर लिखिए परिमाण, दोनों में लिख दिए तो लिख दिए सदिश, सदिश स मतलब साथ, दिशा के साथ में, तो परिमाण में यहाँ पर दिशा जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर हो गया। इसको जो है ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सवाल है कि कौन राशि को कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर ध्यान से समझिए, बल, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, जिसमें व का उच्चारण हो, व का उच्चारण हो, व का उच्चारण हो, वह जो है सब सदिश राशि होता है। अदिश राशि क्या होता है से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अदिश राशि किसको बोलते हैं से यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अदिश राशि किसको बोलते हैं से उस आर्द्रता को चाबी दो। ये ट्रिक को याद रखिएगा, उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, टेम्परेचर, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दाब। कौन सी अदिश राशि है? बल कौन सदिश राशि हो गया? वेग सदिश राशि हो गया। त्वरण सदिश राशि हो गया, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, परिमाण और दिशा दोनों है। बल में परिमाण और दिशा दोनों है। दाब, दाब क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। देखिए दाब, द मतलब दाब। उस आर्द्रता को चाबी दो जिसमें वह लग जाए सदिश राशि, और उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, टेम्परेचर, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दाब, यह अदिश राशि होता है। परिमाण और दिशा दोनों सदिश, परिमाण केवल हो तो अदिश का बोध होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्रोनोमीटर में क्या होता है कि जलयान पर समय मापा जाता है। जलयान पर जो समय मापा जाता है यह क्रोनोमीटर का होता है।
एनीमोमीटर में क्या होता है, वायु की गति मापी जाती है, और वायु का भार एरोमीटर से, वायु की गति एनीमोमीटर से। ऑडियोफोन, ऑडियोकॉन नहीं, ऑडियोफोन, ऑडियोफोन में क्या होता है, ऑडियोफोन इसको बोल दीजिए या आरोस्कोप बोल दीजिए। बहरा व्यक्ति सुनने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करता है। बच गया ये, तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ऑडियोमीटर से। आए जे तोर वाले पूछ दलथुन कि ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापल जाए सोना बाबू, तो एक बात बताऊं कि प्रकाश की तीव्रता केकरा से मापल जाए, तब का करबहू जी, तब का करबहू, कहूँ कि बाग पगली, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से, लेकिन प्रकाश की तीव्रता जो मापी जाती है वह लक्स मीटर से मापी जाती है, लक्स मीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट नंबर हम लोग जो है देखेंगे, वायु की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। मैनोमीटर से क्या मापते हैं, तो गैस का दाब मापते हैं, मैनोमीटर से गैस का दाब जो है मापते हैं, दिमाग में रखिएगा। और द्रव का प्रवाह किससे मापा जाता है, तो द्रव का प्रवाह मापा जाता है क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वाहन का जो पहिया होता है ना, वाहन का जो चक्का होता है, वाहन का जो पहिया होता है, वह वाहन के पहिया को गति मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर बोलते हैं। गैस का दाब मापने वाले यंत्र को मैनोमीटर बोलते हैं। और ये दोनों में आप मिस्टेक हो जाइएगा, ये दोनों सबसे ज्यादा यही दोनों पूछता है कि आर्द्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं हाइग्रोमीटर, और घनत्व मापने वाले यंत्र को कहते हैं हाइड्रोमीटर। आर्द्रता और घनत्व, देखिए एक क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिए, इसको हम थोड़ा सा आपको जो है हम क्लियर ढंग से समझा रहे हैं, मिस्टेक मत खाइएगा। समय लगे तो लगे, बाद में बात करल जाते का जी, न सही बात है। अब बचा है जो हो जाए। अब यहाँ जो है देखिए, ध्यान से देखिए, आज के बाद से इसमें आप नहीं भूलिएगा, ये सुनील कुमार का नहीं, कुंज बिहारी वाले का वादा है। और सबसे ज्यादा लोग भूल जाता है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। अच्छा एक बात बताऊं जी, केगो के चक्कर में रलाई, दूगो के चक्कर में कि एगो के चक्कर में, तो एगो के चक्कर में, तो ये दोनों में से कोई एगो याद हो जाते तो याद हो जाते कि ना जी। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं, और घनत्व मापने वाले यंत्र को कहते हैं क्या, हाइड्रोमीटर। घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, डेंसिटी। घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी तो ड किस में है, हाइड्रो। डेंसिटी हाइड्रो, डेंसिटी हाइड्रो, डेंसिटी हाइड्रो, डेंसिटी हाइड्रो, डेंसिटी हाइड्रो। तो एगो बच गए से कौन हो गई, हाइग्रो। ई वाला इसके चक्कर में रहो, इसके चक्कर में डेंसिटी हाइड्रो, ड्रो 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 ड्रो। आई बात समझ में, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। समझ गए ना। एक बात बोल रहे हैं, ना बोलेंगे, एक बात बोल रहे हैं, समय को बर्बाद कीजिएगा तो समय आपको बर्बाद कर देगा। बर्बाद नहीं, गति दुर्गति में बदल देगा। नोट्स बनाओ, एगो का बार बार देखो, प्रेम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब इसको आप नोट बना लीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए कौन गैस, कमेंट में करके लिखिए। चलिए, राधे राधे। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है। अगला लाइन आप बोलो, नहीं तो छोड़कर भाग जाएंगे। राधे राधे।